हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। एग्जामिनेशन में हर एक सेक्शन में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ज्योग्राफी में ऐसा ही एक टॉपिक है साइक्लोन, और साइक्लोन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का कंपलसरी सेक्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां बनेगा? एक नाम जब इसका है ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी बनेगा कहां? उष्ण कटिबंध में बनेगा, 30 डिग्री लैटिट्यूड से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। चक्रवातों को हम तूफान भी कहते हैं। जैसे जब आपने टीवी में देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी में तूफान आ रहा है, तो तूफान भी इसका एक चर्चित नाम है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है? हवाओं का चक्राकार रूप है जो गर्म सागरों के ऊपर बनता है, भूमध्य रेखा पर बिल्कुल भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो गर्म सागरों के ऊपर यानी उष्णकटिबंध में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में चक्राकार वायु का रूप चक्रवात कहलाता है। ये चक्रवात ज्यादातर ऐसे समय बनते हैं जब महासागरीय जल का तापमान अधिक होता है, यानी ग्रीष्मकाल के समय सबसे ज्यादा फॉर्म होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूकंप के बाद सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला एक डिजास्टर है। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें काम करती हैं, लेकिन जब चक्रवात आता है तो इसे मिशिगेट करने के लिए स्ट्रेटजीज ही काम आती हैं। हम इसे कुछ रोक या कम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने बात की 30 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। 30 से 30, यहां देखिए एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में हम ये देखेंगे कि 30 से 30 डिग्री अक्षांश कहां पे है। यहां पे 30 से 30 डिग्री अक्षांश ये है और यहां पे 30 डिग्री अक्षांश ये। अब ये 30 से 30 डिग्री अक्षांश वाला रीजन आपको देख के लग गया होगा जहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन गर्म सागरों के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं। कैसा होता है? यहां अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस होता है, और हवाएं एक लो प्रेशर एरिया से चारों तरफ, लो प्रेशर एरिया से की तरफ सरकमफ्रेंस से आती हैं। यहां पे देखिए औसत व्यास 640 किलोमीटर। वैसे तो ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं, 50 किलोमीटर तक भी हो सकते हैं। जितना ही कम एरिया होगा उतना ही पावरफुल ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की स्थिति ऐसी होती है कि अगर एक साइक्लोन फॉर्म हो जाए बंगाल की खाड़ी में या किसी उष्णकटिबंधीय सागर में, तो वो 10,000 परमाणु बम, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे थे, उतनी ऊर्जा लेकर आता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा यानी हवाओं की दिशा जो सरकमफ्रेंस से कहां पे आती है? सरकमफ्रेंस से एक लो प्रेशर की तरफ आती हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सरकमफ्रेंस यानी किनारों से बीच में आने वाली यानी लो प्रेशर की तरफ आने वाली जो हवाओं की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है। इसके अलावा अभी हमने बात की कि ये अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइम में आते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्मकाल होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल होता है, जब दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। देखते हैं कहां पे इन्हें क्या कहा जाता है, किस कॉन्टिनेंट पे इन्हें क्या कहा जाता है और कब ये आते हैं। सबसे पहले साउथ अमेरिकन रीजन में, यहां पे देखिए नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन रीजन में जब हम ये सेंट्रल अमेरिका के पार्ट पे आएंगे तो यहां पर दोनों जगहों पे, अटलांटिक ओशन वाले रीजन में भी और ये पैसिफिक ओशन वाले रीजन में, दोनों जगहों पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, जिनको यहां क्या कहते हैं? इनको हरिकेन कहते हैं। कैरेबियन सागर के रीजन में जून से नवंबर के बीच में, लगभग यही समय भारत की बंगाल की खाड़ी में भी होता है, तो जून से नवंबर का जो टाइमिंग होता है उसी टाइमिंग में हम क्या कहते हैं? इसे हरिकेन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जून में भी आएगा, ये कैरिबियन सी में भी आएगा, और ये कहां पे आएगा? पैसिफिक ओशन वाले पार्ट पे भी आएगा। इसके अलावा सदर्न अमेरिका में बहुत रेयर आते हैं, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। फिर दूसरा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में इन्हें साइक्लोन कहते हैं, और इनके आने की भी टाइमिंग है जून से लेकर के नवंबर तक। सबसे ज्यादा प्रभावी, वैसे भारत में सिर्फ एक ही ऐसा महीना है मार्च में जब ऐसे साइक्लोन फॉर्म नहीं होते हैं, बाकी हमेशा होते हैं। तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक, सबसे ज्यादा अक्टूबर और नवंबर में बे ऑफ बंगाल में और अरब सागर में साइक्लोन फॉर्म
होते हैं, लेकिन ज्यादा प्रभावशाली कब होते हैं? जब सागरीय जल का तापमान अधिक होता है। इसके अलावा ये चीन का हिस्सा है। चीन, जापान, फिलीपींस में इसे टाइफून कहते हैं और फिलीपींस इस सभी सुदूर पूर्ववर्ती देशों में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है। इसके अलावा अक्टूबर से मई के महीने में जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, तब ऑस्ट्रेलिया के तट पर आने वाले ऐसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हम विली विली कहते हैं। तो बंगाली खाड़ी में क्या कहते हैं इन्हें? साइक्लोन यानी चक्रवात कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहते हैं। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट और उत्तरी तट ये इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कैरिबियन सागर, ऑस्ट्रेलिया तट, भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, फिलीपींस, चीन और जापान प्रभावित होने वाली ये क्षेत्र है। भारत और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में से चक्रवात कहते हैं। की फीचर्स में आते हैं, ये 50 किलोमीटर छोटे होते हैं, छोटे होंगे तो 50 किलोमीटर तक होगा इनका साइज, और बड़े होंगे तो 300 किलोमीटर तक इनका आकार या इनका व्यास हो जाता है। जितना ही छोटा होगा पावर उतना ही ज्यादा होगा। वैसे इसमें 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कमजोर या 1 या 2 समवायुदाब रेखाओं वाले जो अवदाब होते हैं उसमें 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। इसके अलावा अगर हरिकेन अच्छा बन गया है तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं, और जब सुपर साइक्लोन आएगा तो यह हवाओं की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है। वैसे कभी कभी चक्रवातों के कुछ विशेष प्रकार जन्म लेते हैं तो वो 200 से ज्यादा 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाले भी हो जाते हैं। सागरों के ऊपर तीव्र होते हैं, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सागरों के ऊपर तीव्र होते हैं मतलब इनको जो ऊर्जा मिलती है वो कैसे मिलती है? वो वाष्पीकरण से मिलती है। हमेशा याद रखिएगा, इनको ऊर्जा वाष्पीकरण से मिलती है। तो सागरों पे वाष्पीकरण अधिक होता है, जितना ज्यादा वाष्प बनेगा उतना ही ज्यादा इनको एनर्जी मिलेगी, इसीलिए सागरों पर ज्यादा प्रभावी होते हैं। तटों पे ज्यादा विनाशकारी होते हैं और तट से अंदर आने पर इनको वाष्पीकरण से मिलने वाली ऊर्जा नहीं मिलती है, इसीलिए तटों की ये आंतरिक भाग में कमजोर हो जाते हैं। और कैसे हो जाते हैं? समाप्त। स्थल पर पहुंचते ही कमजोर होते हैं, आंतरिक भागों में समाप्त हो जाते हैं। कथन कारण में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए लो प्रेशर का रीजन है और हवाएं ऊपर की तरफ जाकर चारों तरफ फैल रही हैं। फिर चक्रवात के केंद्र में अत्यंत न्यून वायुदाब होता है। देखिए लो प्रेशर है चक्रवात के केंद्र में, तो किनारे से चारों तरफ से सरकमफ्रेंस से हवाएं एंटी क्लॉकवाइज वे में आ रही हैं। जब बीच में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा तो हमेशा से जो टेम्परेचर होगा, हमेशा से जो हवाएं होंगी वो कैसी होंगी? वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने लगेंगे, यानी बाहर की तरफ। और ऐसी कंडीशंस एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कहलाती है, जिसमें वर्षा, बादल, बिजली ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। जब कभी चक्रवात के केंद्र में वायुदाब अत्यंत कम, देखिए 650 MB का जो वायुदाब है वो बहुत रेयर केस में होता है। ज्यादातर जो वायुदाब होता है वो देखिए 1003, 1006, 1009, 1012, 1015 ऐसे ही अंतर में होता है। तापमान में विविधता नहीं होती है। टेम्परेट साइक्लोन में यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में विविधता होती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रंट बनते हैं, और कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट में यानी गर्म वाताग्र और शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र के तापमान और वर्षा इन दोनों में डिफरेंस होता है, जबकि इसमें वाताग्र नहीं बनते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात में, इसलिए तापमान और वर्षा संबंधी विविधता नहीं होती है। चक्रवात के केंद्र में ही एक ऐसी जगह होती है जहां पर वर्षा नहीं होती, बाकी जगहों पर वर्षा तेजी से होती है हवा के साथ। कोई फ्रंट नहीं है, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में किसी भी तरह का वाताग्र नहीं होता है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हवा और वर्षा की विविधता नहीं है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वर्षा और हवा की विविधता होती है। प्रत्येक भाग में समान वर्षा होती है। कभी कभी एक ही स्थान पर कई दिन तक चक्रवात रुकते हैं और भारी वर्षा करते हैं। फिर भूमध्य रेखा से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स नहीं है। ये याद रखने वाली बात है कि कोरियोलिस फोर्स कैसा है? 0 है, इसीलिए इक्वेटर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात इक्वेटर से जब ऊपर जाएंगे तो 15 डिग्री
उत्तरी अक्षांशों 15 डिग्री अक्षांशों के बीच इनकी दिशा जो होती है वो कैसी होती है, वो पश्चिम होती है। फिर 15 से 30 डिग्री अक्षांशों तक इनकी दिशा पोल ध्रुवों की ओर होती है। जैसे ही 30 डिग्री के नॉर्थ में जाएंगे या उत्तर में जाएंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन में ये एग्जम्प्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हवा का वेग 180 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, ये रेयर क्लास में होता है, 180 से 400। लेकिन रेनफॉल जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण बाढ़ और भयंकर विनाश हो जाता है। फिलीपींस में वर्षा का सर्वाधिक प्रतिशत होता है या सर्वाधिक मात्रा होती है, और ये एक ही दिन में 200 सेंटीमीटर तक वर्षा टाइफून की वजह से हो जाती है। पिछले एक महीने में फिलीपींस में कई उष्णकटिबंधीय चक्रवात लगातार बने और ये जलवायु परिवर्तन के परम संकेतक हैं। तटीय क्षेत्रों में अगर मैंग्रोव जैसी संरचना है तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रभावों को भी कम करती हैं और उनकी तीव्रता और उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों को कम करने में मदद करती हैं, क्योंकि तटीय क्षेत्रों का जो तापमान है वो सेडिमेंटेशन या तटीय क्षेत्रों में निर्वनीकरण की वजह से बढ़ता नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए यहां पे ये मैंग्रोव्स हैं और ये है हाई टाइड लेवल, लेकिन जब यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा तो देखिए लहरों की ऊंचाई इतनी ज्यादा है, तो अगर मैंग्रोव्स हैं तो ये जो सेटलमेंट है वो सेव रहेगा। लेकिन ह्यूमंस ने इसी मैंग्रोव को काट दिया है, जिससे कोस्टल एरिया में जो सर्ज हैं उनका इंपैक्ट या कोस्टल एरिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन से आने वाली लहरों और हवाओं का प्रभाव है वो बढ़ गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हवाओं की रफ्तार ज्यादा होती है और एक ही दिन में अगर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर तक फिलीपींस जैसे क्षेत्रों में होता है तो प्रभाव आप समझ सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विनाश का पर्याय होते हैं, और जब से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं तभी से या तब से या उसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इनकी तीव्रता भी बढ़ रही है और इनकी फ्रीक्वेंसी यानी आने की बार बार आने की जो टेंडेंसी है वो डेवलप हो चुकी है। कोस्टल एरिया के जो राज्य हैं उनमें लगातार या कई बार चक्रवात आने की वजह से, जहां पर चक्रवात इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं थे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और कोस्टल एरिया में मैंग्रोव जैसी वनस्पतियों को खत्म करने की वजह से इनकी तीव्रता और इनकी फ्रीक्वेंसी दोनों ही बढ़ गई है, और इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर वर्ष उस तटीय क्षेत्र के नुकसान हो जाया करते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की आज इस वीडियो लेक्चर में हमने आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स समझ लिए। आई होप कि आप इस वीडियो से अपने एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर पाएंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। द ज्योग्राफी टुडे से जोड़िए, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कीजिए। गुड बाय एंड गुड लक।